नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गुरी एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडियन पॉलिटिकल के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जो मैं आज आपको पॉलिटिकल के कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चाहे किसी भी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स में पॉलिटिकल के जो क्वेश्चन हैं ये बार बार पूछे जाते हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए आज के पॉलिटिकल के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, पानी को बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है। पानी को बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है। ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा जोर लगाता रहे। किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। तो ये है आज का मोटिवेशनल कोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉलिटिकल के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, इसके अंतर्गत संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, गेंस का। यानी जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है, इसके अंतर्गत जो संघ सूची है, संघ सूची में गेंस का उल्लेख है नहीं है। और बात करें संघ सूची, तो संघ सूची के अंतर्गत यानी केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। संघ सूची में केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। एवं जो विषय है, संघ सूची के जो विषय है, यानी संविधान के लागू होने के समय संघ सूची में 97 विषय थे, 97 विषय थे जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो संघ सूची में 97 विषय थे। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ये 98 विषय हो गए हैं। वर्तमान में 98 विषय हो गए हैं। और जो संघ सूची है, यह सूची राज्य एवं संघ के मध्य जो संघ सूची है, यानी यह सूची राज्य एवं संघ के मध्य के अधिकारों को उल्लेखित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है नहीं है। यानी जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है, इसमें राज्य सूची के अंतर्गत किसका उल्लेख नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। तो वन का ये उल्लेख नहीं है, यानी वन का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में नहीं किया गया है। और बात करें वन का उल्लेख है, तो वन का उल्लेख है ये समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची यानी संघ एवं राज्य दोनों को समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है कार्य करने का अधिकार है। तो और समवर्ती सूची में मुख्य रूप से शिक्षा, वन, नापतोल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय, प्रशासन, ये सभी क्या है समवर्ती सूची में शामिल हैं। और जो राज्य सूची है, राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में फर्स्ट जब संविधान लागू हुआ था तो राज्य सूची के अंतर्गत 66 विषय थे। जब संविधान लागू हुआ तब राज्य सूची में 66 विषय थे। और वर्तमान में ये घटकर यानी 5 सूची जो विषय है, 5 विषय घट के यानी वर्तमान में 61 विषय हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सहकारिता आयोग की सिफारिशों का संबंध है, जो सहकारिता आयोग है इसकी सिफारिशों का संबंध है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से। यानी सहकारिता आयोग की सिफारिशों का संबंध केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध से है। यानी केंद्र एवं राज्य के बीच जो संबंध है, इन संबंधों में बढ़ते तनाव के कारण संसद ने जून 1983 यानी 1983 के अंतर्गत जून 1983 में न्यायमूर्ति RS सहकारिता की अध्यक्षता में जो है सहकारिता आयोग है, ये सहकारिता आयोग है, ये लागू किया था। जून 1983 ईस्वी के अंदर जो न्यायमूर्ति RS सहकारिता है, इनकी अध्यक्षता में सहकारिता आयोग है, ये शुरू किया था। ये जो आयोग है ये केंद्र एवं राज्य के संबंधों के बढ़ते तनाव के कारण शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है।
तो कौन सा विषय है जो संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, जनगणना। यानी जनगणना है ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। यानी भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार, यानी धारा 246 के अनुसार है जो जनगणना है, जनगणना का कार्य संघ सरकार के द्वारा किया जाता है। अगर पूछ लिया जाए जो कि भारत के अंदर जो जनगणना है ये किसके द्वारा की जाती है, तो ये संघ सूची के द्वारा की जाती है। जनगणना का कार्य है ये संघ सूची के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? तो कौन सी ऐसी सूची है जिसके अंतर्गत है जो शिक्षा आती है? तो इसका राइट आंसर होगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची यानी सी आंसर इसका राइट है। जो समवर्ती सूची है तो समवर्ती सूची के अंतर्गत जो शिक्षा है शिक्षा आती है। यानी समवर्ती सूची के अंतर्गत यानी जो शिक्षा है, शिक्षा पे अधिकार करने का कार्य है ये केंद्र और संघ सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है। यानी 1976 से पूर्व, 1976 से पूर्व की बात है तो 1976 से पूर्व है शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों के उत्तरदायित्व था। यानी राज्य सूची के अंतर्गत आता था 1976 से पूर्व। और जो 42वां संविधान संशोधन यानी 1976 हुआ था, जो 1976 यानी 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 5 विषयों को समवर्ती सूची में डाला गया। यानी जो 5 विषय थे उन्हें समवर्ती सूची में डाला गया, जिनमें से एक है शिक्षा है। यानी शिक्षा पर अधिकार जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। यानी राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया। यानी राज्य सूची से कौन सा विषय है जो हटाकर समवर्ती सूची के अंतर्गत लाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए, वन। जो वन है इसको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संघ सूची का विषय नहीं है। संघ सूची का विषय नहीं है, इसका राइट आंसर होगा बी, पुलिस। जो पुलिस है ये संघ सूची का विषय नहीं है। तो पुलिस को है जो संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया है। पुलिस है इसे राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया है। और जो पुलिस है, पुलिस बल में जरूरी सुधार को लेकर पृष्ठभूमि शीर्षक से जारी जो दस्तावेज है, यानी दस्तावेज में पुलिस और कानून व्यवस्था को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समवर्ती सूची कौन सा विषय है? जो समवर्ती सूची है इनमें से कौन सा विषय है? तो जो श्रम कल्याण है, श्रम कल्याण है ये एक समवर्ती सूची का विषय है। यानी श्रम कल्याण के ऊपर केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरकारी आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? जो सरकारी आयोग रिपोर्ट है ये किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, केंद्र राज्य संबंधों से। यानी केंद्र राज्य संबंधों से जो सरकारी आयोग है ये इसकी रिपोर्ट है ये संबंधित है। यानी केंद्र एवं राज्य के संबंधों के बढ़ते तनाव के कारण जो सरकारी आयोग है इसकी स्थापना की गई थी। और जो सरकारी आयोग है इसका गठन की बात करें तो सरकारी आयोग का गठन जून 1983 ईस्वी के अंदर सरकारी आयोग की स्थापना की गई थी। और जून 1983 में भारत सरकार ने एवं इसके अध्यक्ष यानी अध्यक्ष है ये सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति रंजीत सिंह को बनाया गया था। सरकारी आयोग के अध्यक्ष है ये जून 1983 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति रंजीत सिंह, इन्हें बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है। केंद्र राज्य संबंध में एक विवाद का जो है कारण रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, राज्यपाल का पद। जो राज्यपाल का पद है ये केंद्र राज्य संबंध के अंदर विवाद का एक कारण रहा है। यानी राज्यपाल का पद है ये कनाडा देश से लिया गया है। अगर पूछ लिया जाए कि राज्यपाल, तो राज्यपाल का पद है ये जो कनाडा देश है, कनाडा देश से राज्यपाल का पद लिया गया है। और बात करें तो राष्ट्रपति है अनुच्छेद 74 के अनुसार, अनुच्छेद 74 के अनुसार 74 के अनुसार है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राज्यपाल है इसको हटा भी सकता है। यानी जो केंद्र राज्य के संबंध का विवाद है ये राज्यपाल के पद का रहा है। और राज्यपाल के हटाने का जो अधिकार है ये राष्ट्रपति को अनुच्छेद 74 के अनुसार दिया
गया है। और राष्ट्रपति है ये अनुच्छेद 74 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राज्यपाल को हटा भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? तो जो संविधान की राज्य सूची है, राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी बीमा है। बीमा है ये एक राज्य सूची का विषय नहीं है। और बीमे की बात करें तो इसे समवर्ती सूची में डाला गया है। समवर्ती सूची का ये विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। केंद्र व राज्यों के बीच जो वैधानिक शक्तियां हैं इनका बंटवारा दिया गया है। तो ये दिया गया है राइट आंसर सी, यानी 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच जो वैधानिक शक्तियां हैं इनके बंटवारे का उल्लेख किया गया है। यानी इस सूची में, यानी जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुच्छेद 245 एवं 246 यानी दो अनुच्छेद है। 245 एवं 246 यानी 245 एवं 246 के अंतर्गत संघ राज्य एवं समवर्ती सूची आती है। यानी अनुच्छेद 7 के अंतर्गत, यानी अनुच्छेद 7 में अनुसूची 7 के अंतर्गत अनुच्छेद 245-46 के अंतर्गत जो राज्य संघ एवं समवर्ती सूची आती है। और इन 3 सूचियों का उल्लेख इनमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो संविधान की ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख दिया गया है? तो ये है राइट आंसर बी, यानी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख दिया गया है। और यह अनुसूची है ये भारतीय भाषाओं से संबंधित है। 8वीं अनुसूची भारतीय भाषाओं से संबंधित है। और बात करें तो इसके अंतर्गत जो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, 22 भाषाओं का उल्लेख है ये किया गया है। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? यानी जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और बात करें इन 22 भाषाओं के बारे में तो दोस्तों 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाएं कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली, बंगाली, असमिया, ओडिया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली, ये 22 भाषाएं हैं। ये 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई है। और जो पिछला क्वेश्चन करवाया था मैंने, यानी 8वीं अनुसूची के अंदर जो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया था उनमें से, यानी जो सिंधी भाषा है, सिंधी भाषा है, इसे 21वां संविधान संशोधन 21वें संविधान संशोधन 1967 यानी 1967 में जोड़ा गया था। और जो कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली जो भाषा है, कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली भाषा है, इसे 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। और जो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषा है, इन्हें 92वें संविधान संशोधन यानी 2003 में इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? यानी संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है तो हिंदी है, हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 343 आई, यानी जो अनुच्छेद 343 फर्स्ट है, इसके अंतर्गत है जो अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और बात करें हिंदी को राजभाषा का दर्जा तो ये 14 सितंबर 1949 ईस्वी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और बात करें 14 सितंबर को तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और बात करें विश्व हिंदी दिवस की तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 14 सितंबर को राष्ट्रीय यानी भारत के अंदर हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 14 सितंबर 1949 को है ये
हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी भाषा को किसी राज्य भाषा के रूप में अंगीकृत करने का अधिकार किसे है? यानी किसी भाषा को किसी राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का जो अधिकार है ये किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, राज्य विधान मंडल। यानी किसी भाषा को राज्य भाषा के रूप में अंगीकार करने का जो अधिकार है ये राज्य विधानमंडल को दिया गया है। और यह है भारत के संविधान अनु के भाग 6 यानी भाग 6 के अनुच्छेद 168 से 212 के मध्य दिया गया है। भाग 6 अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल की संरचना, गठन, कार्यकाल, अधिकार, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार एवं जो शक्तियां हैं शक्तियों के बारे में इसके अंतर्गत बताया गया है। तो जो है राज्य विधानमंडल की सभी जो शक्तियां, अधिकार, कार्यकाल और विशेषाधिकार है ये सब भाग 6 के अनुच्छेद 168 से 212 के मध्य दिया गया है। यानी 168 अनुच्छेद 168 की बात करें तो अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा और जो राज्यपाल एवं 2 सदनों से मिलकर बनेगा। तो ये अनुच्छेद 168 के अनुसार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो ऐसी कौन सी भाषा है जो 8वीं जो अनुसूची है इसके अंतर्गत नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा भोजपुरी। यानी भोजपुरी है ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं है। और भोजपुरी भाषा के लिए जो है इसकी मांग चल रही है कि इसी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा जाए। यानी जो भोजपुरी लोग हैं ये भोजपुरी भाषा के लिए मांग रख रहे हैं कि इसे भी 8वीं अनुसूची के अंदर डाला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक राज्य की राजभाषा है? यानी संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सी एक भाषा है ये राज्य की राजभाषा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, उर्दू। उर्दू है ये 8वीं अनुसूची के अंतर्गत एक राज्य की राजभाषा है। और बात करें उर्दू की तो उर्दू है ये मुख्यतः दक्षिण एशिया में बोली जाती है। उर्दू है ये दक्षिण एशिया में बोली जाती है। और उर्दू भाषा है ये भारतीय शासकीय भाषाओं की एक मुख्य भाषा है तथा जो उर्दू है ये पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है। उर्दू है ये पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है। और भारत की बात करें तो भारत के अंदर जम्मू और कश्मीर की मुख्य प्रशासनिक भाषा है। भारत के अंदर जो जम्मू और कश्मीर है इस क्षेत्र की उर्दू है ये एक प्रशासनिक भाषा है। और उर्दू भाषा है ये तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, यूपी की एक शासकीय भाषा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो ऐसी कौन सी भाषा है जो है भारत की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, राजस्थानी। यानी जो राजस्थानी है ये भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। और जो राजस्थानी है यह भाषा मुख्य रूप से राजस्थान में बोली जाती है। और यह गुजरात, हरियाणा, पंजाब में भी बोली जाती है। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के भावलपुर और मुल्तान क्षेत्रों में मुख्य रूप से है ये राजस्थानी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? यानी भारत के किस राज्य में जो उर्दू है इसे राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जम्मू कश्मीर में उर्दू को राजभाषा का दर्जा है ये प्रदान किया गया। यानी उर्दू को राजभाषा का दर्जा है जम्मू कश्मीर में 19 सितंबर 1980 को प्रदान किया गया। 19 सितंबर 1980 को जम्मू कश्मीर में उर्दू को राजभाषा का दर्जा दिया गया। यानी द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। और जो पहली राजभाषा है ये एक हिंदी है। और द्वितीय राजभाषा का दर्जा उर्दू को 19 सितंबर 1980 ईस्वी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के जो आपातकालीन शक्तियां हैं इन पे विचार किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी 3। जो 3 प्रकार की जो आपातकालीन शक्तियां दी गई है इस पे भारतीय संविधान के अंतर्गत विचार किया जा सकता है। यानी जो आपातकालीन शक्तियां हैं यानी जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये अनुच्छेद 352 में
दिया गया है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। और बात करें वित्तीय आपातकाल की, तो वित्तीय आपातकाल है ये अनुच्छेद 360 में दिया गया है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में दिया गया है। और जो राष्ट्रपति शासन यानी राज्य में आपातकाल की बात करें तो राज्य में आपातकाल है ये अनुच्छेद 356 के अंतर्गत दिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राज्य जो आपातकाल है ये 356, और जो वित्तीय आपातकाल है ये अनुच्छेद 360 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषित कर सकता है, यानी जो भारत का राष्ट्रपति है ये किस प्रकार के आपातकाल की जो उद्घोषणा है कर सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल एवं जो राज्य संवैधानिक आपातकाल है, यानी इसका राइट आंसर होगा डी। ये तीनों जो प्रकार के आपातकाल है, तीनों प्रकार के जो आपातकाल है यानी राज्य में आपातकाल, वित्तीय आपातकाल एवं जो राष्ट्रीय आपातकाल है, इन तीनों की जो घोषणा है ये राष्ट्रपति कर सकता है। और इनका 3 बार उल्लेख यानी अनुच्छेद 352 के तहत है जो राष्ट्रपति है ये राष्ट्रीय आपातकाल यानी इन तीनों आपातकालों की घोषणा कर सकता है। और बात करें 3 बार आपातकाल, तो 3 बार आपातकाल लगे थे अब तक भारत के अंदर। जो 3 बार है ये राष्ट्रीय आपातकाल लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी 3 बार है ये राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा की जा चुकी है। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। और बात करें तीनों राष्ट्रीय आपातकाल की, तो पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल है, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को लगा था। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को लगा था। और दूसरी बार जो राष्ट्रीय आपातकाल है, दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को लगा था। 3 दिसंबर 1971 से लेकर 17 दिसंबर 1971 ईस्वी तक लगा था। यानी 3 दिसंबर 1971 से लेकर 17 दिसंबर 1971 तक जो दूसरा आपातकाल लगा था। और जो तीसरा आपातकाल है ये 25 जून 1975 से लेकर 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक लगा था। और यह जो आपातकाल है ये 21 महीने तक लगा था। यानी भारत के अंदर सबसे लंबा आपातकाल है ये तीसरा आपातकाल लगा था, यानी 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक। तो जो भारत के अंदर 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगे हैं, यानी पहला आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को, दूसरा है 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को, और चौथा 25 जून 1975 ईस्वी को। तो ये 3 आपातकाल है ये राष्ट्रीय आपातकाल है भारत में लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो राष्ट्रपति आपातकाल है इसकी उद्घोषणा जो करता है, तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। 356 के अंतर्गत राज्य आपातकाल की घोषणा करता है। और जो 360 है इसके अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा है ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है, यानी जो राष्ट्रपति है ये राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा है किन परिस्थितियों में कर सकता है, तो युद्ध, शस्त्र विद्रोह है, और जो बाह्य आक्रमण यानी जो बाह्य आक्रमण है, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह है और बाह्य आक्रमण, यानी राइट आंसर डी ये सभी। यानी इन तीनों स्थितियों में जो राष्ट्रपति है ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है, यानी जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसकी उद्घोषणा को संसद के समक्ष है ये राइट आंसर, यानी 1 महीने के अंदर है ये संसद में उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में
कर सकता है। यानी जो देश के अंदर जो पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल है, देश में पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये कब लगा था, तो इसका राइट आंसर होगा सी 26 अक्टूबर 1962। तो 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? यानी भारत में जो आज तक वित्तीय आपातकाल है इसकी घोषणा कितनी बार की गई है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कभी नहीं। तो भारत के अंदर जो वित्तीय आपातकाल है अब तक नहीं लगा है, जो वित्तीय आपातकाल है ये अब तक नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? यानी जो राज्य के अंदर आपातकाल है उस समय जो राज्य का शासन है ये किसके हाथ में रहता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी राष्ट्रपति। अगर राज्य में आपातकाल चल रहा है तो उस समय शासन का जो कार्यभार है ये राष्ट्रपति के हाथों में रहता है, राष्ट्रपति है ये कार्यभार को संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? यानी किसी राज्य के अंतर्गत सामान्यतः जो राष्ट्रपति शासन लागू है ये किसके परामर्श से किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, राज्य के राज्यपाल। यानी जो राज्य के राज्यपाल है, राज्य के राज्यपाल के द्वारा परामर्श करने के बाद राज्य में राष्ट्रपति है ये राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, राष्ट्रपति शासन है ये लागू कर सकता है। और राज्य के अंदर जो राष्ट्रपति शासन है, राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन है ये अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लागू कर सकता है। यानी राष्ट्रपति है राज्य के अंदर राज्य आपातकाल है ये अनुच्छेद 356 के अंतर्गत दिया गया है। तो अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति है ये राज्य में आपातकाल लगा सकता है और वो भी राज्यपाल की सलाह लेकर। तो दोस्तों आज हमने भारतीय पॉलिटिकल के, इंडियन पॉलिटिकल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।